ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 5 फरवरी और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं संडे का द हिंदू न्यूज़पेपर। बहुत ही शॉर्ट में हम इस पेपर को कवर करने की कोशिश करेंगे विथ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एज इन व्हेन वेरेवर रिक्वायर्ड। आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैंग्रोव कंजर्वेशन इन इंडिया और मैंग्रोव कोआलिशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अडानी जी का इन्वेस्टमेंट नेबरिंग कंट्रीज में है और अडानी जी के स्टॉक की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। इसकी वजह से क्या नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारा किसी भी तरह का रिलेशन इफेक्ट होगा, इसको हमें चेक करना है। और उसी में अभी एक न्यूज़ आई है कि इनकम जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने बेसिकली पाया कि बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे भी। तो हमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और IRDAI को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तो ये एक डायरेक्ट टैक्स का के लिए गवर्निंग बॉडी है और ये एक इंश्योरेंस रेगुलेटर है, तो ये भी एक सरकारी एजेंसी है। जस्टिस किशन कौल ने बोला है कि भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रैंकिंग बढ़िया हो रही है, तो वो भी हम देखेंगे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के का भी कहीं ना कहीं रोल है, भारत के डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस में फटाफट होते हैं। इस वजह से बाहरी कंपनीज जो हैं भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो उसके ऊपर भी हम देखेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या होता है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को समझेंगे, उसका कंजर्वेशन स्टेटस देखने की बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आदेश दिया है राजस्थान में बेसिकली कि जितने भी ऊपर हायर वोल्टेज केबल्स हैं उन सबको अंडरग्राउंड करना है। तो अभी ये डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस चक्कर में हमें प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी देखना पड़ेगा। और यहीं पे हम इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट्स के बारे में ESCR प्रोजेक्ट के बारे में भी देखेंगे, जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है अभी कि जो उनको बजट में 7,000 करोड़ मिले हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर होने वाले हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमने देखा है कि फ्रांस, UAE और इंडिया के बीच में एक तरह की साझेदारी हो रही है, रिलेशन बन रहा है। तहाँ पर क्लीन एनर्जी को बनाने में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी में कोऑपरेशन करेंगे, तो उसमें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और जो स्पाई बैलून चाइना का जो बेसिकली USA के ऊपर हॉवर कर रहा था, ऑब्वियसली चाइना ने तो नहीं माना है कि वो स्पाई बैलून है। चाइना कह रहा है कि मीटरोलॉजिकल पर्पस के लिए था, अब वो उसको USA ने शॉट डाउन कर दिया है। तो इनके बीच में जो टेंशन्स हैं वो काफ़ी सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये सबसे पहले आज एक्सप्लेन्ड कॉर्नर से आया था कि आज मैंग्रोव्स में अचानक से सरकार ने ये बजट पुश क्यों दिया है और इसमें क्या क्या वैरायटीज़ हैं जो ग्रो होती हैं और इकोसिस्टम क्या रिक्वायर्ड है कि हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट को सस्टेन करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यूनियन बजट 2023 ने एक मिश्ती नाम का इनिशिएटिव प्रपोज किया है, द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स, यानी कि कोस्ट में जो मैंग्रोव्स होते हैं उनसे होने वाली इनकम्स और उनसे प्रोटेक्ट होने वाले उनसे रिलेटेड हैबिटेट्स। तो आप देख लेते हैं मैंग्रोव्स के बारे में। क्या होते हैं मैंग्रोव्स? देखिए, ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि ये सलाइन वाटर में रहते हैं, खारे पानी में। सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटीज़ which are basically found in tropical and subtropical intertidal regions. Very important fact that they are found in the tropical regions, right? अब tropical regions कहाँ से कहाँ extent होता है? तो यूजली अर्थ में 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ वाला जो रीजन होता है उसी को हम ट्रॉपिकल रीजन भी कह देते हैं। तो 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर वाला, 0 डिग्री इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ वाला, वो क्या रीजन हो जाता है? आपका ट्रॉपिकल रीजन हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसके ऊपर का रीजन टेम्परेट और टेम्परेट के ऊपर पोलर। तो अर्थ में ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं यहाँ पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि कोस्टल बायोडाइवर्सिटी के लिए, यानी पानी में सर्वाइव करने वाली स्पीशीज़ या कोस्ट में रहने वाली स्पीशीज़ यूजुअली कैसी होती हैं? एम्फीबियस होती हैं, वो कभी पानी में रहती हैं और फिर कभी ज़मीन में रहती हैं। तो कोस्टल बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लाइमेटिक इवेंट्स अगर एक्सट्रीम हो जाएं तो ये बायोशील्ड्स की तरह काम करता है। बहुत तेज अगर समुंदर से बवंडर आ रहा है और अगर उसको बीच में मैंग्रोव मिल जाए तो उसका जो शॉक होता है, जो उसकी इंटेंसिटी होती है उस साइक्लोन की, वो कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक शॉक प्रूफ की तरह, सस्पेंशन की तरह मैंग्रोव्स काम करते हैं। अब इनको आज एक थ्रेट फेस करना पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो आ रहे हैं, इसकी वजह से ये इनकी जो प्लांटेशंस हैं, इनकी जो नंबर्स हैं वो कम हो जा रहे हैं। इंडिया की कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर की है और प्लान ये है कि अब हमें हर जगह, हर कोस्ट में मैंग्रोव्स को प्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल हमारी पूरी कंट्री तो ट्रॉपिकल रीजन में है। यहाँ पे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव्स 2022 रिपोर्ट के भी जानिएगा, जिसने ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने ये रिपोर्ट पेश की है, जहाँ पे कहा है 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर का वर्ल्ड को मैंग्रोव अभी अवेलेबल है, जिसमें इंडिया के पास 4,992 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव अवेलेबल है। ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट
वन ने कहा। यानी कि अच्छा खासा पोटेंशियल है इंडिया के पास कि वो मैंग्रोव प्लांटेशन कर सकता है। अब कहाँ मैंग्रोव्स यूजुअली मिलते हैं? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो हमें एक इंटरटाइडल फ्लो, यानी इंटरटाइडल मतलब समुंदर और लैंड का जो बेसिकली रीजन होता है, जहाँ पे सेडिमेंटेशन के लिए जगह प्रॉपर हो, यानी कि नदी का पानी, समुंदर का पानी ज़मीन के अंदर आए और सेडिमेंट्स काफ़ी अच्छे स्ट्रांग हो जाएं, ताकि पेड़ों की जो मैंग्रोव्स होते हैं ना, पेड़ ही तो होते हैं, ताकि उनकी जड़ जो है वो मिट्टी पकड़ ले। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्वा कल्चर और फिशरीज जो कि कोस्ट के अलॉन्ग लोग करने लगे हैं, इस टाइडल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, पानी अंदर की तरफ नहीं आ पाता है, और ये मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। तो यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन लेड एक्टिविटीज़ बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमी, ये खतरा दे रही है हमारे मैंग्रोव इकोसिस्टम को। सुंदरबंस भारत के सबसे बड़े लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इन सुंदरबंस। यहाँ पे बहुत बार देखा गया कि फिशरीज करने के लिए, मछली पालन करने के लिए मैंग्रोव्स ख़त्म किए जा रहे हैं। कंट्री की कोस्ट लाइन के बाद में बात करें तो लैंड रिक्लेमेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि बहुत सारा लैंड ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एग्रीकल्चर हो सके कोस्ट लाइन में, एक्वाकल्चर के लिए, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो कि बेसिकली कोस्टल रेगुलेशन जोन वाले एरियाज़ के अंदर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही है ना, उन सभी की वजह से ये मैंग्रोव का फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन बेसिकली वो कोस्ट के अराउंड वो जोन्स हैं जहाँ पे लिमिटेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ प्रमोटेड होती हैं। अब मैंग्रोव्स इंडिया में मिलते कहाँ हैं? तो मैंग्रोव्स इंडिया में बेसिकली 9 राज्यों में मिलते हैं और 3 यूनियन टेरेटरीज में मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, 2114 स्क्वायर किलोमीटर का। इंडिया फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट जो है वो कहती है कि इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव कवर हमारा 4046 स्क्वायर किलोमीटर से 4992 स्क्वायर किलोमीटर 2021 में। तो ये तो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। रीसेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैंग्रोव क्या है? अब मैंग्रोव क्या है, इंडिया में भी बात करें तो वो एक कांस्टेंट प्रेशर है। भाई ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, एक्वाकल्चर क्यों बढ़ रहा है? जाहिर सी बात है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है तो उसको तो फीड करना ही करना है कोस्टल एरियाज़ में। दूसरा, राइजिंग डिमांड फॉर लैंड, टिम्बर, फॉडर, फ्यूल वुड एंड अदर नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक फिशरीज, इन सब की वजह से मैंग्रोव के एग्जिस्टेंस को खतरा हो रहा है। दूसरी न्यूज़, अडानी सागा वरीज नेबरहुड। अब अडानी सागा वरीज नेबरहुड में यहाँ पे ये कह रहा है कि caught between a row over the price of a coal and this week's crash in the share valuations and credit ratings of Adani Group, a power project being implemented by the firm in Bangladesh, planned as a major Indian infrastructure push to provide electricity, may be delayed by another 6 months. यानी कि इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडानी के शेयर क्रैश हो गए और प्राइस का जो कोयले का जो प्राइस है वो भी बढ़ गया। अब इसकी वजह से डिफ़िकल्टी ये है कि बांग्लादेश में जो अडानी का एक प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा, विंड पावर का, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का, वो बेसिकली नुकसानदेह हो गया है। अब सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, अडानी जी का इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में भी है, नेपाल में भी है, म्यांमार में भी है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने नेबरहुड फर्स्ट इनिशिएटिव के चलते इन सभी कंट्रीज़ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट किए, है ना। और इसकी वजह से अभी हमारे ये जो गौतम अडानी जी हैं, ये बांग्लादेश भी गए, शेख हसीना से मिले ये प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ की सितंबर में। श्रीलंका के प्रेसिडेंट उस समय जो थे गोटाबाया राजापक्सा, उनसे भी मिले। हालांकि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है कि अडानी क्रैश विल नॉट अफेक्ट द इकोनॉमी, और ये सीतारमन जी ने कहा है कि जो बेसिकली मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस है और गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं उस डायरेक्शन में, उसकी वजह से किसी भी तरह से हमारा ये नुकसान नहीं पड़ेगा। और कह रहे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स भारत में अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करेंगे, है ना। और बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक ने कमेंट दे दिया है कि कुछ भी इससे नुकसान नहीं पड़ेगा। ठीक, रेगुलेटर्स आप कहते हैं, रेगुलेटर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो सही लगेगा उनको वो वैसा एक्शन लेंगे। मार्केट को अच्छी कंडीशन में रखना बेसिकली हम सबका काम है। सेबी एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि बेसिकली देख सकती है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेबी को कहीं से भी अपने अंडर कहने से मना कर दिया, और ये अच्छी चीज़ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों करेगी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के काम में इंटरफेरेंस? गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करेगी? अब बात होती है यहाँ पे कि ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, देखिए कंपनी जब भी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक करती है, अपने शेयर्स मार्केट में लेके आती है, यानी कि कहती है कि मेरी कंपनी जो है अब मैं उसमें शेयर्स चाहता हूँ, शेयर्स बेचना चाहता हूँ, तो हम उसको कहते हैं आईपीओ।
यानी कंपनी पहली बार पब्लिक लिस्ट हुई है और पहली बार उसके शेयर्स हम और आप जैसे लोग खरीद सकते हैं। फिर जब कंपनी पुरानी हो जाती है ना, तो उसको एडिशनल फंड रेज करना होता है, तो वो FPO करती है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब यहाँ पे 20,000 करोड़ तक का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर करने के बाद शेयर सब सारे बिक गए। अडानी के सारे शेयर सभी ने खरीद लिए थे 20,000 करोड़। अडानी जी ने क्या किया, गौतम अडानी जी ने अगले दिन वो 20,000 करोड़ सभी के वापस कर दिए, और ये जो पूरा डिसीजन था FPO से 20,000 करोड़ रेज करने का, वो डिसीजन उन्होंने टेक अवे कर लिया। तो ये चीज़ हमने देखी है यहाँ पे कि किस तरीके से बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकते हैं। अब नेबरहुड फर्स्ट इनिशिएटिव की बात करें तो ये ऑब्वियसली 2014 के बाद से देखने को हमें मिलता है ना। अब यहाँ पे आप इस न्यूज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें बेसिकली जो हमें एक और न्यूज़ कवर करनी है वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज अंडर स्कैनर फॉर रैम्पेंट टैक्स इवेजन, यानी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो टैक्स इवेड करती हैं, टैक्स इवेजन। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेसिकली कहा कि हम इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोसिक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे अगर वो अपनी रेगुलरिटीज़ को नहीं सुधार रही हैं। और उन्होंने बहुत सारे पेमेंट्स नहीं किए हैं, टैक्स को इवेड करवाया है, क्योंकि नॉर्म्स को वो आसानी से बाईपास कर रहे हैं जो भी इंश्योरेंस रेगुलेटर ले डाउन कर रहा है। इंडिया की डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, यानी CBDT ने कहा है कि वो इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ एक्शन लेगा बिकॉज IRDAI के नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, कंपनीज को कंसेशन मिलने के लिए आपकी इनकम टैक्स एक्ट में, GST एक्ट में, सब में कहीं ना कहीं एग्जेम्पशंस हैं। अब कुछ एग्जेम्पशंस इस चीज़ों के लिए होते हैं, वो सर्विस अगर प्रोवाइड ही नहीं करी गई पर उनको दिखा दिया है पेपर में, तो ये तो गलत है। ठीक है, ओनली रिसेंटली CBDT के चेयरपर्सन ने कहा है कि अभी हम प्लान कर रहे हैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है इंश्योरेंस कंपनीज को, और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो अगर कोई भी इरेगुलरिटी करेगी तो हम उसका चैलेंज लेंगे। अब यहाँ पे इशू ये है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है IRDAI, वो बेसिकली नॉमिनल कमीशंस प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट्स को। ठीक है, परमिट्स ओनली नॉमिनल कमीशंस टू कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट्स। The indirect tax departments found that firms were circumventing these norms to pay more to corporate agents. यानी फर्म्स जो हैं वो कॉर्पोरेट एजेंट्स को बहुत ज़्यादा रुपए पे कर रही हैं, जैसे कि कोई NBFCs हैं जो कि माइक्रो फाइनेंसिंग बिजनेस में हैं। अब फर्म्स कॉर्पोरेट एजेंट्स को ज़्यादा पैसा क्यों पे करेंगी इंश्योरेंस के लिए? सिंपल सी बात है, ज़्यादा इंश्योर्ड होने के लिए। इनका मोडस ऑपरेंडी यानी मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है कि वो हायर कमीशन दे रही हैं उन्हीं लोगों को जो कि उनके इनवॉइसेस को सिक्योर कर रहे हैं फ्रॉम इंटरमीडियरीज फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज सच एज वेब मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग विदाउट एनी सच सर्विस एक्चुअली बीइंग प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे कोई घपला चल रहा है और बेसिकली इन्वॉल्व कौन है? कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के एजेंट्स जो कि इंश्योरेंस कंपनीज का कराते हैं। तो अब हमें रियली जानने वाली बात क्या है कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैसी बॉडी है और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो हम उस डायरेक्शन में बात करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 में स्टैब्लिश किया गया था। पहला फैक्ट आप याद रखेंगे, ये इंडिया की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट हम इसको कह सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए। तीसरा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं जो कि इन सारे मैटर से डील करते हैं। इनकम टैक्स, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ मेकिंग, ऑडिट और जुडिशियल मैटर्स, इन्वेस्टिगेशन, TPS एंड सिस्टम्स। टैक्स पेमेंट कैसे करना है, टैक्स पेमेंट कैसे करना है। फंक्शंस देखिए क्या है, ये लेवाइंग और कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। डायरेक्ट टैक्सेस के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा सुपरविजन CBDT के अंडर होता है। डायरेक्ट टैक्स इनैक्टमेंट्स की बात करें अगर, तो उसमें क्या क्या कानूनी परिवर्तन करने हैं, लेजिस्लेटिव चेंजेस क्या करने हैं वो बताती है, और टैक्स रेट्स में किस तरीके से बदलाव करना है उसके बारे में बात करती है। अगर हम फर्दर बात करें तो ये टैक्सेशन स्ट्रक्चर में जो चेंजेस करने हैं वो भी गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। तो यानी कि इसका जो फंक्शन है एक तरीके से एडवाइजरी भी है और दूसरी तरीके से ये रेगुलेटरी बॉडी भी है, एडवाइजरी भी है और रेगुलेटरी बॉडी भी है। फर्दर हम इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, IRDAI।
तो ये एक ऑटोनॉमस और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी यानी स्टैट्यूटरी यानी कि पार्लियामेंट ने बनाई, और किस एक्ट के अंदर, IRDI एक्ट 1999 के अंदर बनाई गई। इसका पर्पस क्या है, बेसिकली मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। ऑलराइट, नाउ IRDI को बेसिकली 1990 एक्ट के अंदर बनाया, पर इसको 2000 में स्टैब्लिश किया गया ताकि वो एपेक्स बॉडी काम कर सके। जो रिपोर्ट कमेटी की है जिसके आधार पे ये बॉडी बनाई गई, मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट से IRDA जो बॉडी है सन 2000 में बनाई गई। IRDA ने बेसिकली रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट से स्टार्ट किया था, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट लेती थी अगस्त 2000 में, और अब फॉरेन बिजनेस को भी 26% तक का स्टेक अलाउ करती है। यानी इंश्योरेंस जो है वो 26% बाहरी देश भी, बाहरी कंपनी, फॉरेन बिजनेसेस भी कर सकते हैं। सेक्शन 114A है इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, जो कि बेसिकली रूल्स और रेगुलेशंस बताता है जो IRDA बना सकता है। अथॉरिटी की बात करें, कॉम्पोजिशन की बात करें, तो IRDA कैसी बॉडी है, 10 मेंबर्ड बॉडी, 10 सदस्य हैं इसमें, है ना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चेयरमैन होगा, 5 फुल टाइम मेंबर्स हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, और ये सभी अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपने देखा कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट सन 2000 में बनाई गई, और 10 मेंबर्स हैं इसके। फर्दर थर्ड न्यूज़ पे हम आते हैं। IBC ने, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, IBC इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। होता क्या है, मान लीजिए ये कोड कब काम करता है, देखिए कोई कंपनी है IBC, ये बैंकिंग रेगुलेशन के अंडर आएगा, ये आपके बैंकिंग रेगुलेशन के अंडर आएगा या बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के अंदर आएगा। तो क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि कभी कभी कंपनी को जब भी लोन लेना रहता है बैंक से, तो वो क्या करती है, अपने कोलैटरल्स देती है, बैंक से लोन उठाती है, पर अगर वो लोन चुका ना पाए, कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, कंपनी बिक जाए, बर्बाद हो जाए, नीलाम हो जाए, तो ऐसे में क्या है, उस कंपनी को लिक्विडेट करना रहता है। तो कंपनी को लिक्विडेट करने का मतलब ये है कि जो भी उसके रिमेनिंग एसेट्स हैं, जो भी रिमेनिंग एसेट्स हैं उस कंपनी में जितनी जान बाकी है अभी, उसको बेच दीजिए, उसको लिक्विडेट कर दीजिए, कैश में कन्वर्ट कर दीजिए और वापस बैंक को पे कर दीजिए, ताकि बैंक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वॉल्यूम यानी कि अमाउंट ज़्यादा ना हो। तो ये सब करने के लिए हमें बहुत बड़ा लंबा टास्क प्रोसेस करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में बेसिकली IBC को इंट्रोड्यूस कर दिया, और जस्टिस संजय किशन कौल ये सीनियर मोस्ट जज हैं, बेसिकली यू कैन से आफ्टर योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में बहुत अच्छा कर रहा है जब से IBC को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। कहते हैं कि ये इंडियन रियलिटीज़ के हिसाब से, इंडियन सोसाइटी के हिसाब से बहुत सही चीज़ है। इंडिया की रैंक की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडिया की रैंक 63rd आई है 2022 में, 142 थी 2014 में, 63rd हो गई है 2022 में, और इसमें IBC का क्रेडिट है। फर्दर ये कह रहे हैं कि बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स का एक कल्चर क्रिएट हो चुका है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, कहीं ना कहीं ऐड कर रही है। फर्दर इन्होंने कहा कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी से क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी पर शिफ्ट हो गई है। द बैलेंस ऑफ पावर फ्रॉम द प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, यानी पैसा देने वाले। तो इन्होंने कहा कि ये सब IBC में जो रिफॉर्म्स प्रपोज हुए हैं कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और उन्होंने कहा कि लीगल बैटल्स को भी हम नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज बहुत सारा पैसा जो है कंपनीज का इन लीगल बैटल्स में जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और इन सब का रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट्स, ADR mechanisms like mediation, especially in insolvency proceedings, would provide creditors like home buyers speedy and cost effective solutions. Very important. कभी मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, हमें और पूछा ही जाएगा क्योंकि ये हमारे भारत देश में भी एक इमर्जिंग फील्ड है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये होता है कि हर व्यक्ति को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। हर छोटी छोटी बात पे अगर आप कोर्ट जाएंगे तो पेंडेंसी तो बढ़ेगी ना मामलों की। तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बेसिकली हम कहते हैं आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। अब आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के 3 तरीके होते हैं। एक होता है आर्बिट्रेशन, एक होता है मीडिएशन और तीसरा होता है कंसीलिएशन। अब आर्बिट्रेशन क्या है, ये एग्रीमेंट बेस्ड होता है, यानी कि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो जाए। मीडिएशन क्या है, कोर्ट
कोर्ट्स डायरेक्शन पे होता है, कोर्ट्स डायरेक्शन पे होता है। और कंसिलिएशन क्या है? पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करती हैं, पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करती हैं आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन। याद रखेंगे आप ये। तो ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली अब कंपनीज़ को अगर प्रॉब्लम है कि कोई आर्बिट्रेशन मेरे फेवर का नहीं हुआ तो फिर आप जा सकते हो कोर्ट। लेकिन यूजुअली क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज एक बीच का रास्ता निकाल के आगे बढ़ती हैं। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। ये बेसिकली बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके चलता है कि बिजनेस कितनी आसानी से स्टैब्लिश किया जा सकता है। कंपैरिजन की बात करें तो अगर किसी को इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको 1 महीना लगता है पूरा डॉक्यूमेंटेशन करने में, सब कुछ करने में। और अगर OECD कंट्रीज़ की बात करें, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट वाली कंट्रीज़, वहाँ पे 12 दिन के अंदर अंदर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आप डेफिनेटली OECD कंट्रीज़ में बिजनेस डालना चाहोगे ना। तो अब ये हुआ है कि अभी पैन इंडिया बेसिस पे तो नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने अपनी स्कीम्स ऐसे बनाना स्टार्ट कर दिया है जहाँ पे बिजनेस ईजी हो रहा है। तो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स क्या करता है? ये पॉलिसी देखता है गवर्नमेंट की, मार्केट फोर्सेस क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्स कैसा काम करता है, उन सब को नहीं देखता, सरकार की पॉलिसी के हिसाब से रैंक करता है। यानी पॉलिसी जितनी बढ़िया वर्ल्ड बैंक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आप उतना बढ़िया। अब उसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरी बॉडीज़ की, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात करें या नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात कर लें। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अपील जो है, इस मामले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किसी कंपनी के फेवर या डिसफेवर में फैसला सुनाया तो उसके अगेंस्ट अपील डालनी है, तो आप नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे। ये NCLT है, याद रखिएगा, ये NCLT है और इसकी अपील लाई करती है NCLAT NCLAT में। और फिर अगर NCLAT के भी आदेश से आप नहीं सहमत हो तो आप इसकी अपील फाइनली कहाँ डाल सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो। तो ये चीज़, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि NCLT हो चाहे NCLAT हो, ये NCLT डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह काम करता है और NCLAT हाई कोर्ट की तरह काम करता है और फाइनली अपील लाई करती है सुप्रीम कोर्ट में। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये क्वासाई जुडिशियल बॉडी है इंडिया में, याद रहेगा, क्वासाई जुडिशियल बॉडी है जो कि कंपनी से रिलेटेड मामले को निस्तारण करती है। इस बॉडी को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और 1 जून 2016 को बेसिकली सरकार ने इसका गठन किया। ये बालकृष्ण एराडी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बनाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बालकृष्ण एराडी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बनाई गई है। कहते हैं कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर हो रही है कंपनीज एक्ट के अंदर, इंक्लूडिंग जो भी रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, वॉट एवर इट इज, कंपनी का वाइंडिंग ऑफ, वो सारा मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सुनती है। यानी सिर्फ डिस्प्यूट्स नहीं सुनती, कंपनी से रिलेटेड कोई भी मामला। तो NCLT में जो बैठता कौन है? तो एक जज बैठता है। ये जज क्या होना चाहिए? ये रिटायर्ड होना चाहिए या सर्विंग हाई कोर्ट जज होना चाहिए। रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज हो या सर्विंग हाई कोर्ट का जज हो। और उसको एक टेक्निकल मेंबर भी असिस्ट करेगा जो कि या तो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस कैडर का IAS अधिकारी होगा। तो ये समझ गए आप। तो ये फैक्ट्स आपको याद रहेंगे, बहुत बढ़िया। इसकी अपील कहाँ लाई करती है? NCLAT में। NCLAT की अपील कहाँ लाई करती है? सुप्रीम कोर्ट में। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। ये है बजट आउटले फॉर ई कोर्ट्स विल बूस्ट एफिशिएंसी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा। 7,000 करोड़ का बजट मिला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो 7,000 करोड़ का बजट है हमारे ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के 3rd फेज में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे हम कोर्ट्स के डिसीजन को हर सिटीजन की तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ये एक्सेसिबिलिटी इन्हांस करेगा जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस की और हमारे जुडिशियल सिस्टम्स की एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क चेंज है जहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले को ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करवाएंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 73rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। तो 73rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, इसलिए ये दिन इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो मल्टीफोल्ड हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट, 28 जनवरी 1950 को। कहते हैं कि 12,441 12,471 केसेस पिछले 2 महीनों में सुप्रीम कोर्ट डिस्पोज कर चुका है, यानी सुना चुका है, फैसला दे चुका है। 3.37 लाख केसेस जो हैं मार्च 23, 2020 से लेके अक्टूबर 30, 2022 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है इसकी। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल आप समझ सकते हैं। सिंगापुर के जो चीफ जस्टिस हैं, सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं सुंदरेश मेनन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगापुर के जो चीफ जस्टिस है सुंदरेश मेनन, उन्होंने अपना पहला एनुअल लेक्चर यहाँ पे दिया
जहां पे उन्होंने कहा कि जुडिशरी किस तरीके से चेंजिंग वर्ल्ड पे काम कर रहा है। और इस दौर में करंट टाइम्स में आप देखिए जहां पे आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस पे गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली अटैक कर रही है। प्रेसिडेंट का भी कहना है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डॉक्ट्रिन इन लोगों ने 13 जजेस ने बैठ के 1973 में बनाई थी, हमें शायद वो समय आ गया है कि उसको रिव्यू करना चाहिए। लॉ मिनिस्टर ने भी हम लोग को कहा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्यों सुप्रीम कोर्ट अपने कलेजियम से खुद ही डिसाइड कर लेती है जज कौन बनेगा। तो एग्जीक्यूटिव मशीनरी जो है वो अटैक कर रही है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बेसिकली कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बेसिकली यही बताया 28 जनवरी 1950 को हमारा ये सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। अब डिजिटाइजेशन की बात करें तो सीजेआई जो है हमारे करंट वो बड़े एडवांस्ड हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESCR नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जहां पे 34,000 जजमेंट्स लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स और कॉमन पब्लिक तक फ्रीली एक्सेसिबल किया जाएगा, फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सभी वर्डिक्ट जो होंगे ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, उसका मोबाइल ऐप होगा, और जजमेंट पोर्टल जो है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड उस पर भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, और ये बेसिकली 2023 के फर्स्ट वर्किंग डे से लागू कर दिया जाएगा। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। फर्दर moving through the next news, now this is related to environment, biodiversity conservation and all not. Easing an albatross off का ये एक मुहावरा है, इंग्लिश का मुहावरा है। easing an albatross off the neck का मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गर्दन से, कि गले से कुछ जो होता है ना कि गले में फांस, जिसको हिंदी में कहते हैं गले में फांस, तो ईजिंग एन एल्बाट्रॉस ऑफ यानी कि ये एक ईडियम है जो कि ये कहता है कि किसी दिक्कत से बाहर आना, ईजिंग एन एल्बाट्रॉस ऑफ। ठीक है, वही एल्बाट्रॉस ऑफ द नेक का सीधा सिग्निफिकेंस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन से है यहाँ पे। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बारे में बात करते हैं। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड नहीं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड है, काफ़ी बड़ी बर्ड है। इसकी फोटोग्राफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये उड़ती है, लेकिन आपको ये जो तार वार बिजली के दिखाई दे रहे हैं, इनसे टकरा के इसकी मौत हो जा रही है, पावर लाइन केबल से टकरा रही है और इनकी मौतें हो जा रही हैं। तो इसके कंजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सरकार को कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी को कहा था कि आप इस सारे केबल्स को अंडरग्राउंड करिए, है ना। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि यूनियन मिनिस्ट्री ने कहा कि प्राइवेट एंड पब्लिक पावर कंपनीज, जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने सपोर्ट किया, उन्होंने ये कहा कि ऑल ओवरहेड लाइंस को अगर हम अंडरग्राउंड कर देंगे सर, तो वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है और इम्प्रैक्टिकल भी है। और फाइनली इससे होगा क्या, जो सोलर पावर हम सस्ती बनाना चाह रहे हैं वो महंगी हो जाएगी, जो कि इंडिया के ग्रीन ग्रोथ के लिए हिंड्रेंस है। अब क्या है, बेसिकली 7,200 किलोमीटर का ओवरहेड लाइंस जो हैं वो सोलर पावर ट्रांसफ़र कर रही हैं एक ग्रिड को, और एग्जिस्टिंग लाइंस जो हैं वो बर्ड्स को हार्म कर रही हैं, विच हैव बीन डाइंग इन कोलिजन विद द लाइंस एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन। ओनली सम 150 ऑफ दीज बर्ड्स आर स्टिल लेफ्ट एंड मोस्ट ऑफ देम इन जैसलमेर। यानी सिर्फ ये 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स बची हुई हैं, बाकी सारी क्या हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक डिसीजन लिया था, पिटीशन फाइल हुई थी और फैसला लिया था कि सबको अंडरग्राउंड करिए। अप्रैल 2021 में कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जितने भी लो वोल्टेज पावर लाइंस हैं उनको प्रायोरिटी एंड पोटेंशियल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में जो भी एरियाज हैं, थार और कच्छ डेजर्ट्स में, उनको अंडरग्राउंड करिए, प्रायोरिटी जोन आइडेंटिफाई करिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसके कंजर्वेशन में काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रही है। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के ऊपर हम फैक्ट्स देख लेते हैं क्या है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान की स्टेट बर्ड है। ये इंडिया की सबसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स में से एक है। ठीक है, ये ग्रासलैंड स्पीशी है जो कि ग्रासलैंड इकोलॉजी की हेल्थ को दर्शाती है। इनकी जितनी संख्या ज़्यादा, ग्रासलैंड की हेल्थ उतनी ज़्यादा। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 2 राज्यों में है, राजस्थान और गुजरात में। छोटी मोटी पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइट्स की बात करें तो उसमें अपेंडिक्स 1 में है, और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज में अपेंडिक्स 1 पे है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट करी थी बेसिकली 2019 की उस पिटीशन के बाद, जहां पे कहा गया कि
endangered Great Indian Bustard को close to 800 kilometer, about 10% of the length of proposed power lines in the Thar and the Kutch deserts of Raj Gujarat should be rerouted and made to go underground. सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों की कमेटी अपॉइंट करी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि लो वोल्टेज पावर लाइंस को बेसिकली आपको अंडरग्राउंड कर देना है, और इस दिशा में ना ही सरकारी कंपनीज ने, पावर कंपनीज ने, ना ही सरकार ने, राज्य सरकार ने कोई फैसला लिया है। तो ये डेवलपिंग न्यूज़ है, इट्स एन डेवलपिंग न्यूज़। लेट्स मूव अहेड। CDSCO बार्स तमिलनाडु बेस्ड फर्म्स फ्रॉम मेकिंग आई लुब्रिकेंट। भारत में जो ग्लोबल फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है भारत, उसके ऊपर रिपीटेडली कहीं ना कहीं एक धब्बा लग रहा है, एक क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है, जब कफ सिरप से बच्चों की मौत हो जा रही है अफ्रीका में, और आज तमिलनाडु की एक प्राइवेट कंपनी जो कि आंखों के लिए ड्रॉप्स बनाती है, उसको USA ने, US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा कि 55 एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं इस ड्रॉप को डालने के बाद। और कुछ इवेंट्स ऐसे भी हुए जहाँ पे आई इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो गया, परमानेंट लॉस ऑफ विजन हो गया, और डेथ हो गई विद अ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। So this is something very serious allegation on India. So how it can be mitigated and what is the current news? So we are going to discuss about that. अब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में है, हम उसके ऊपर देख लेते हैं कि वो क्या है। तो ये सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है जिसका काम है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में मदद करना। उसका फंक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। CDSCO के 6 जोनल ऑफिसेज हैं, 4 सब जोनल ऑफिसेज हैं, 13 पोर्ट ऑफिसेज हैं, 7 लेबोरेटरीज हैं अपने कंट्रोल में। इसका रेगुलेटरी कंट्रोल इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स के ऊपर भी है, यानी कौन सी दवाइयाँ भारत आएंगी, नई ड्रग्स को अप्रूवल देना है फॉर मार्केट में बेचने के लिए, वो भी यही करता है। उन ड्रग्स का क्लिनिकल ट्रायल्स का अप्रूवल भी यही देता है। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग होती है, और जहाँ पे कभी कभी लाइसेंस देना रहे, सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी की तरह भी ये काम करता है। और इसको चेयर कौन करता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया CDSCO को हेड करता है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हु इज द करंट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अगर आपने इस चैनल को यहाँ तक फॉलो किया है, इस वीडियो को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए हु इज़ द करंट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं। अब ज़्यादा देखिए न्यूज़ बची नहीं है हमारे पास, 2 न्यूज़ हमारी है, तो हम इत्मीनान से इन दोनों न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। इंडिया ने UAE के साथ और फ्रांस के साथ हाथ मिलाया है क्लीन एनर्जी की ट्राइलेटरल पार्टनरशिप करने के लिए। और ये बेसिकली ये जो 3 आपको फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये पिछले साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में मिले थे और इन्होंने कहा था कि इस तरह का अलायंस ये स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये अपना ट्राइलेटरल कोऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी और इंडियन ओशन रीजन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए। याद रखिएगा न्यूक्लियर एनर्जी की बात ज़्यादा हो रही है। अब फ्रांस और इन लोगों ने कहा है कि हम सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी में बेसिकली क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी में भी मदद करेंगे एक दूसरे देश की। अब इंडिया, फ्रांस और UAE की सिनर्जी क्यों बढ़ रही है, अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि ट्राइलेटरल ये तिगड़ी कब बनी। ये तिगड़ी डॉक्टर जयशंकर, फ्रांस की कैथरीन कोलोना और UAE की अब्दुल्ला बिन सायद अल नहयान ये UN जनरल असेंबली के साइडलाइंस पे मिले न्यूयॉर्क इन सितंबर 2022। और फर्दरली क्या बात हुआ, क्योंकि इंडिया G20 का प्रेसिडेंसी होस्ट करने वाला है और COP28 जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग है, ये बेसिकली होने वाली है UAE में इस साल नवंबर में। तो दोनों टाइम एक इंडिया और UAE बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होस्ट कर रहे होंगे, एक इकोनॉमी एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो इन लोगों के बीच में सिनर्जी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। फर्दर इन्होंने कहा कि हम कोऑपरेशन डिफेंस कॉप प्रिपरेशन में भी करेंगे और इन्फेक्शियस डिजीजेस को काउंटर करने में भी करेंगे। तो ये भी सिनर्जी का बढ़ता हुआ एक रोल समझ में आ रहा है। और सभी ने कहा कि हम वन हेल्थ अप्रोच की तरफ काम करेंगे, यानी फार्मेसी में भी एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। ठीक, अब इन लोगों ने बेसिकली कहा है कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये पॉसिबिलिटी एक साथ काम करने की ढूंढेंगी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर, ताकि एक कंक्रीट एक्शनेबल प्रोजेक्ट्स ऑन क्लीन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी किया जा सके फॉर ऑल द कंट्रीज दैट आर अराउंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, दैट इज अराउंड इंडियन ओशन। आप देख सकते हैं इन सभी कंट्रीज़ को, ये है आपकी बेसिकली इंडियन ओशन इस रीजन में।
और इधर पैसिफिक है, नॉट एग्जैक्टली पैसिफिक, हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, फिर इस साइड पैसिफिक है, ये आपको दिखाई देगा अटलांटिक, ये साउथ अटलांटिक है, ये नॉर्थ अटलांटिक है, ठीक है। ये आपकी मेडिटेरेनियन है, दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी, दिस इज योर ब्लैक सी, दिस इज योर कैस्पियन सी, दिस इज लेक बाइकाल, दिस इज रेड सी, this is Persian Gulf, this is Persian Gulf, this is Arabian Sea, right, this is your Bay of Bengal। तो लाइकवाइज इसी तरीके से मैप वर्क करते रहते हैं ना, तो अपने को बहुत चीज़ें क्लियर होती रहती हैं भाई। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट का आप नाम बता सकते हैं? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, कोई बता सकता है मुझे? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका क्या है, जो कि जिसको बड़े एक अच्छे नाम से जाना जाता है। दूसरा, ओनली लिंक बिटवीन मेडिटेरेनियन सी, बिटवीन मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी को ब्लैक सी से जोड़ने वाला वो कौन सा स्ट्रेट है? पहली बात तो ये समझ लीजिए स्ट्रेट क्या होते हैं, और फिर समझिए कि स्ट्रेट कौन सा है। दूसरा, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वेयर इज इट? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वेयर इज इट। फर्दर आप मुझे ये भी बताइए कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड पाक स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड पाक स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है उनके पर्टिकुलरली कॉम्पोजिशन में? तो आप ये एक पहला सवाल मैंने उससे पहले पूछा है आपसे कि करेंटली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, और अभी मैं आपसे 4 सवाल और पूछ रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको बढ़िया लगे क्वेश्चन, जिसके भी आंसर्स आपको आते हो उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिसके आंसर्स आपको नहीं आते हो उसको आप सर्च कर लेंगे। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप होने वाली है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का पुराना नाम है इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव, इसको इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्राईपार्टाइट फोरम है, यानी 3 पार्टीज हैं। इसमें 3 पार्टीज कौन सी होती है? गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उस कंट्री के एकेडमिशियंस होते हैं, और बिजनेस लीडर्स होते हैं, जो कि कोऑपरेशन इनकरेज करते हैं और इंटरेक्शन को इनकरेज करते हैं आपस में। तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, पढ़े लिखे लोग भी इन्वॉल्व हैं, और बिजनेस लीडर्स भी इन्वॉल्व हैं। ये ओपन रीजनलिज्म के बारे में बात करती है, जहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस तरीके से किया जाए कि रीजन का सोशल डेवलपमेंट और प्रमोशन हो सके। अभी करंटली उसमें 23 मेंबर हैं। कितनी कंट्रीज़ हैं? 23 कंट्रीज़ हैं। ये मार्च 1997 में बनाया गया था, और आइडिया जो था वो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ऑब्वियसली प्रपोज किया था। ठीक, अभी सबसे रीसेंट मेंबर कौन है? फ्रांस ने सबसे रिसेंटली 18 दिसंबर 2020 को आयोरा ज्वाइन किया है, याद रहेगा आपको। अब 23 मेंबर स्टेट्स कौन है? डेफिनेटली ये देखिए, जो फैक्ट हम मिस कर गए ना, फैक्ट्स दैट इज मिस्ड, ये यूपीएससी पूछ सकता है, ये आपसे कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूछ सकता है। तो आपको 23 मेंबर स्टेट्स को लिस्ट कर लेना चाहिए एक बार एक जगह पे, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये कौन से वो देश हैं जहाँ पे आयोरा ने पार्टनरशिप करी है। ठीक है, आखिरी न्यूज़ पे आते हैं। बड़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। चाइना और अमेरिका के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया एंजॉय कर सकती है इस शो को, पूरी दुनिया कंडेम कर सकती है इन एक्शंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बीच में अगर खतरा होगा तो पैन एशिया, पैन यूरोप इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और क्या अनसेफ है चाइना और अमेरिका की लड़ाई में, क्या अनसेफ है? एक चीज़ हम ध्यान नहीं देते, ये दोनों देश पैसिफिक ओशन के छोर पे हैं। पैसिफिक ओशन के अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें तो चाइना है, पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड की बात करें तो ये अमेरिका है। यानी कि एक बड़े से महासागर से दोनों महादेश सेपरेटेड हैं, और ये लोग लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, यूएस ने अपना जो ट्रिप था एंटनी ब्लिंकन का, वो स्पाई बैलून के चक्कर में कैंसिल कर दिया। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है, एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा बेसिकली कि ये हाई आल्टीट्यूड सर्वेलेंस बैलून है, इसकी वजह से मैं थोड़ा जाना सही नहीं समझ रहा हूँ। अमेरिका के स्काई में ये आया कैसे,
ये अनएक्सेप्टेबल एक्शन है, और कहा कि हमने चाइनीज़ डिप्लोमेट के साथ बात करी है, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर वांगी के साथ, और अपना प्लान जो है विजिट करने का वो पोस्टपोन करने की बात करी। ठीक है। इन द फेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस व्हाट बोथ साइड्स शुड डू इज टू मेंटेन स्टेडीनेस, कम्युनिकेट इन टाइम, अवॉइड मिसजजमेंट एंड मैनेज डिफरेंसेस। ये चाइना का कहना है। ठीक, ये चाइना का कहना है। और चाइना ने, रिपोर्ट्स इन द यूएस सेड that the decision to shoot down the balloon which was floating over Montana this week and drifting towards the east coast of US was considered by the President Joe Biden but ultimately shelved because of concerns over damage from debris. ठीक है, और ब्लिंकन ने कह दिया है कि ये चाइनीज सर्विलेंस बैलून है एंड वी आर प्रिटी श्योर अबाउट दैट। मेरे हिसाब से तो ये बैलून गिरा दिया गया है, मार गिराया गया है, लेकिन अभी न्यूज़ नहीं आई है इसके ऊपर। और ये कह रहे हैं कि ये जो बैलून है ना, फोटो खींच रहा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। हमने पीआरसी गवर्नमेंट को, चाइना की गवर्नमेंट को कहते हैं, हमने बहुत बार इंगेज करने की कोशिश करी और अपना कंसर्न रेज किया है। अपने सारे क्लोज अलाइज जिनको हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि सर्वेलेंस बैलून हमारे एयर स्पेस में है, तुम्हारे में भी आ सकता है। और हमने अभी कहा कि अभी कंस्ट्रक्टिव विजिट का कोई कंड्यूसिव समय नहीं है। देख सकते हैं ट्रस्ट डेफिसिट कैसे बढ़ रहा है दोनों के बीच में। अभी बाली में G20 समिट जो होने वाली थी उसके चक्कर में लोग मिलने वाले थे बेसिकली। तो यहाँ पे ये पूरी न्यूज़ जो है वो शॉर्ट में मैंने कवर कर दी। अब आप स्पाई बैलून के ऊपर ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन एक न्यूज़ है जो अब एक पार्ट है जो कि हमने यहाँ पर रिमेनिंग छोड़ा हुआ है, जहाँ पे हम मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की बात करते हैं। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इन तीनों देशों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किन तीनों देशों के लिए? यूएई, इंडिया और फ्रांस के लिए। 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना कोऑपरेशन एक्सपांड करने की बात की। यूएई का मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट और इंडिया और फ्रांस का इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप। The 3 countries also agreed to focus on issues such as single-use plastic pollution, desertification and food security in the context of International Year of Millets। इन्होंने अपने डिज़ायर शो किया कि ये इंडिया का जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन है उसमें भी कोऑपरेट करेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी यानी रिसाइकल करने वाली इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है पिछले साल COP27 में, तो वो देख लेते हैं। UN क्लाइमेट समिट जो हुई उसमें मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया। इंडिया एक पार्टनर है। इसका आइडिया किसने रखा था? इसका आइडिया न्यू दिल्ली यानी इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और इन 3 कंट्रीज़ ने बेसिकली रखा था। ठीक है, ये इनिशिएटिव जो है आइडिया जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का था। इसमें न्यू दिल्ली कोलैबोरेट कर रही है श्रीलंका, इंडोनेशिया के साथ, ताकि मैंग्रोव्स को, फॉरेस्ट को हम रीस्टोर कर सकें। और क्यों कर रहे हैं? ताकि कार्बन सिंकिंग कोस्टल एरियाज में ज़्यादा हो सके, है ना। तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में कौन कौन है? देखिए, यूएई है, इंडोनेशिया है, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन। यानी ये सभी देश हैं जहाँ पे मैंग्रोव्स आर फाउंड, and mangroves can basically help these countries in carbon sinking, disaster management and all that। ये बेसिकली एजुकेशन और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए है, ताकि रोल ऑफ मैंग्रोव्स को पूरी दुनिया को समझाया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग कम की जा सके और क्लाइमेट चेंज के लिए एक पोटेंशियल सोल्यूशन की तरह उसको प्रेजेंट किया जा सके। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप ये एनालिसिस आपको काफ़ी कंसाइज लगा है, प्रेसाइज लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वाले जो टॉपिक्स हैं आप इनको यहाँ से चॉक आउट कर लीजिए और इनको अपनी स्टैटिक बुक्स में से ढूंढने की कोशिश करिएगा। अब जैसे कि मैंग्रोव कंजर्वेशन और मैंग्रोव कोalition के बारे में आपको ICSE की एनवायरनमेंट की किताबों में मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको ये शंकर IAS के किताबों में मिल सकता है, शंकर IAS की जो एनवायरनमेंट किताब है उसमें मिल सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस IRDI, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये सब आपको रमेश सिंह की बेसिकली इकोनॉमी की किताब में मिल सकता है, रमेश सिंह की इकोनॉमी की किताब में मिल सकता है। ये पूरी चीज़ आपको NCERT में भी ना मिले, पर रमेश सिंह की इकोनॉमी की किताब में मिलेगा। अगेन कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वो भी शंकर IAS की है। ये तो करंट अफेयर्स हो गया। आयोरा की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस राजीव सीकरी जी की किताब है, राजीव सीकरी जी की इंटरनेशनल रिलेशंस पे किताब है, उसमें आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप अपनी स्टैटिक किताबों के साथ भी रिलेट करके अपने नोट्स कंप्लीट करिए। मिलता हूँ आपसे मैं अगले द हिंदू एनालिसिस में। आई विल सी यू गाइस, टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।